हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस वंडरफुल सेशन। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूं जी, एक और बेहतरीन सेशन लेकर के। ऑल माई फ्यूचर डॉक्टर्स, भारत का भविष्य, ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटियां, आई ऑलवेज से दैट। मेरी तरफ से आपको ढेरों गुड विशेस हैं जी आपके उज्जवल भविष्य के लिए। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी, अच्छा लगता है ना सुनने में। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, फर्स्ट ईयर के सिलेबस में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में से आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद आएगा ना, ट्रस्ट मी, वो है फिजियोलॉजी। और जो आपको मुश्किल लगेगा, बायोकेमिस्ट्री। मैं मुश्किल लगने नहीं दूंगा, ट्रस्ट मी। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, न्यूरो एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, ये सारे विषय आपको इसी चैनल पे पढ़ाए जाएंगे। प्लेलिस्ट एक्सप्लोर जरूर कर लीजिएगा। आज मैं होम्योस्टेसिस का लेक्चर नंबर 2 आपके साथ लेने जा रहा हूं। इससे पहले होम्योस्टेसिस का लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी हो चुका है, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा। होम्योस्टेसिस से रिलेटेड नोट्स, पीडीएफ, वर्कशीट सब अवेलेबल है। आज के इस सेशन के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं, अलग अलग चैनल्स पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे। एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आप सब स्टूडेंट्स के साथ स्टडी मटेरियल शेयर करता हूं। ठीक है जी। और मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा लोगों के साथ ये लेक्चर आगे शेयर कर दीजिए। मोर द नंबर ऑफ लाइक माइंडेड पीपल, मोर इज द पॉजिटिव एनर्जी। ठीक है जी। सो मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर विद मोर देन 23 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस आपके सामने हूं। सोशल मीडिया पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर @sachin.kapoor, एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है इस समय, एंड टेलीग्राम आईडी भी आपको नजर आ रही है। ठीक है जी। वरुण, कैसे हैं आप जी? बढ़िया। डॉक्टर ध्यानु, ट्विंकल, रिपू, प्रवीण, शेखर, फैजल, अंकुर, वंडरफुल जी, सबका तहे दिल से स्वागत है। ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटियां। ओके जी, नाउ चलो मुद्दे की बात पे आते हैं। अब शुरुआत करते हैं। मैंने अपने पिछले सेशन में आपको बताया था कि होम्योस्टेसिस क्या होता है। होम्योस्टेसिस इज द मेंटेनेंस ऑफ अ रिलेटिवली, ध्यान दीजिएगा, रिलेटिवली स्टेबल इंटरनल एनवायरमेंट। होम्यो वर्ड रेफर्स टू सिमिलर एंड स्टेसिस मीन्स stand or stay. So homeostasis means maintenance of relatively stable, 100% stable नहीं हो पाएगा। एक ये टर्म हमने पढ़ा था पिछले सेशन में, माइल्यू इंटीरियर। क्लॉडे बर्नार्ड, फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट क्लॉडे बर्नार्ड ने ये टर्म दिया था, और इसका मतलब है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरनल एनवायरमेंट। जो होम्योस्टेसिस टर्म है ना, होम्योस्टेसिस टर्म दिया था बेटा वॉल्टर ब्रैडफोर्ड कैनन ने। Organism's ability to keep a nearly constant internal environment, फिर से कह रहा हूं nearly constant, not 100% constant. Okay? Now, कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसे एनवायरमेंट में है, उसके चारों तरफ जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है, जो कभी एक जैसा नहीं रहता, स्टेबल नहीं रहता। इनफैक्ट ऑर्गेनिज्म के अपने अंदर की कंडीशंस भी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, बदलाव तो होते ही रहते हैं। कभी ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हुआ, कभी कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ा, कभी पीएच चेंज हुआ। तो एक्सटर्नल चेंजेस, इंटरनल चेंजेस, ये दोनों तरह के बदलाव हमेशा होते रहते हैं। ओके, मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म होम्योस्टेसिस में, अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, उसके अंदर बाहर के वातावरण में कोई परिवर्तन हुआ या किसी वजह से शरीर के अंदर कोई परिवर्तन हुआ ना, इंटरनल चेंजेस रिजल्ट इन लॉस ऑफ होम्योस्टेसिस। कोई भी बदलाव आया तो होम्योस्टेसिस में गड़बड़ होने लगी, अब उसे ठीक करना है। द ऑर्गेनिज्म अटेम्प्ट्स टू कंपेंसेट, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म उसे कंपेंसेट करना चाहेगा। अगर तो उसका कंपेंसेशन सक्सेसफुल रहा, द कंपेंसेशन सक्सीड्स, होम्योस्टेसिस मेंटेन हो गया, दैट मीन्स वेलनेस, यानी अब वो ठीक ठाक हो गया। अगर कंपेंसेशन फेल हुआ, वो ऑर्गेनिज्म उस डिस्टर्ब्ड होम्योस्टेसिस को ठीक नहीं कर पाया, प्रांजू बेटा सुनिए, तो क्या हो जाएगा? इलनेस या डिजीज। तो जब हमें बीमारी होती है, इलनेस होती है, उस समय मेटाबॉलिज्म जो है वो
कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है, होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हुआ है। ऑर्गेनिज्म बीमारी में भी होम्योस्टेसिस को बना के रखना चाहता है। हमारे शरीर में हर समय कई तरह के होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म्स ऑपरेट कर रहे हैं, इंट्रासेलुलर लेवल पर भी, एक्स्ट्रा सेलुलर लेवल पर भी, राइट जी। नाउ फीडबैक होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म, एक वर्ड हम यूज करते हैं दैट इज फीडबैक। फीडबैक शब्द का मतलब क्या है? फीडबैक का मतलब होता है इंफॉर्मेशन का संचार होना, इंफॉर्मेशन का फ्लो होना इन अ क्लोज्ड लूप। ध्यान दीजिएगा, इट इज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ क्लोज्ड लूप। मान ली कोई एक्शन हुआ, उसका कोई असर हुआ, इफेक्ट हुआ, उस इफेक्ट ने एक्शन को फिर से प्रभावित करा। सपोज कीजिए हम 4 लोग एक लाइन में खड़े हैं, है ना, मैं हूं, मेरे आगे आप हैं, आपके आगे आपका एक और मित्र है, उसके आगे एक और मित्र है। मैंने आपको सपोज धक्का दिया, ठीक है, योर नेम इज ए। आपने अगले फ्रेंड को धक्का दे दिया बी ने उससे अगले फ्रेंड को धक्का दे दिया से सी ने वापस आके फिर मुझे धक्का दे दिया। तो ये एक फीडबैक लूप हो गया ना। सो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ क्लोज्ड लूप इज व्हाट इज कॉल्ड एज फीडबैक। क्लियर है जितनी बात ना। होम्योस्टैटिक कंट्रोल मैकेनिज्म्स 2 तरह के हैं, इंट्रिंसिक कंट्रोल्स एंड एक्सट्रिंसिक कंट्रोल। दोनों ही ऑपरेट होते हैं, राइट जी ना। होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म में जब मैं इंट्रिंसिक कंट्रोल कहता हूं, इंट्रिंसिक मतलब कोई ऑर्गन या टिश्यू अपने अंदर ही उस कंट्रोल मैकेनिज्म को मेंटेन कर लेता है। सपोज एक मसल जब एक्सरसाइज हो रही है, मसल का ऑक्सीजन कंटेंट कम होता है, ऑक्सीजन कंटेंट कम होने से मसल में एनाएरोबिक मेटाबॉलिज्म होने लगेगा। अब ये मसल का ऑक्सीजन लेवल जैसे ही कम हुआ तो मसल में जो ब्लड वेसल्स है ना, उनके जो स्मूथ मसल्स हैं उन्हें ये बात पता चल जाएगी और वो स्मूथ मसल्स रिलैक्स कर जाएंगे, ब्लड वेसल डायलेट हो जाएगी ताकि वो मसल को ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई कर सके। तो मसल का ये अपना इंट्रिंसिक कंट्रोल मैकेनिज्म था। एक्सट्रिंसिक कंट्रोल मैकेनिज्म का मतलब होता है जहां पे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिल करके शरीर के बाकी सिस्टम्स को रेगुलेट कर रहे हैं। इन बातों को मैंने पिछले सेशन में डिटेल में बताया है, आप प्लेलिस्ट में पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है जी ना। आज हमने मुख्य रूप से जिक्र करना है होम्योस्टैटिक कंट्रोल मैकेनिज्म के टाइप्स। फीडबैक का मैकेनिज्म होता है, एक होता है फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म और फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म में डिफरेंस क्या है, ध्यान से सुनिएगा। फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड। फीडबैक मैकेनिज्म में क्या है, इन दिस द इफेक्ट और द आउटपुट ऑफ एन एक्शन इज रिटर्न्ड टू मॉडिफाई द नेक्स्ट एक्शन, राइट। कोई भी बदलाव हुआ, उसके कारण जो नतीजा आया, वो नतीजा, वो रिजल्ट वापस फीडबैक क्रिएट करता है। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज, राइट, एक नेगेटिव फीडबैक का अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं, तापमान का। बॉडी टेम्परेचर मान लीजिए किसी कारण से बढ़ गया, आपके शरीर का तापमान बढ़ा, शरीर का तापमान बढ़ा, बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर कौन है, हाइपोथैलेमस। मान लीजिए कोई भी आपको इन्फेक्शन हुआ जिसके कारण बॉडी टेम्परेचर बढ़ा, हाइपोथैलेमस ने बॉडी टेम्परेचर बढ़ाया है, भाई अब ये बढ़ा रहना तो नहीं चाहिए, इसे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो शरीर में कूलिंग मैकेनिज्म भी है, हमारी जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो एक्टिवेट होंगी, स्वेटिंग होगा। जब पर्सपिरेशन है, पसीना आ रहा है, जब वो पसीना इवेपोरेट करेगा, इवेपोरेशन गिव्स यू अ कूलिंग इफेक्ट, जिसके कारण बॉडी टेम्परेचर इज ब्रॉट बैक टू द नॉर्मल। या मान लीजिए आप धूप में खड़े, गर्मी में खड़े, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, इतनी ज्यादा गर्मी में हमें पसीना आने लग जाता है। पसीना जब आता है तो हमें ठंडक महसूस होती है, जब हवा चलेगी पसीना सूखेगा, इवेपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट आता है, ठीक है जी। सो दैट इज फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म में जो बदलाव है, जो चेंज है, वो एक्चुअल में हुआ है। मैं आपको फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड का ना डिफरेंस बता रहा हूं। फीडबैक मैकेनिज्म में बदलाव एक्चुअल में हुआ। नाउ जो फीड फॉरवर्ड होता है ना, फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म में शरीर अपने आप को पहले से ही तैयार कर लेता है, हालांकि अभी वो बदलाव हुआ भी नहीं। से फॉर एग्जांपल, एक रेस में दौड़ना है मुझे, मैं भी हूं उस रेस में, आप भी हैं, हम सब लोग एक लाइन पे खड़े हैं, जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से स्टार्ट होना है। जैसे ही बंदूक की गोली चलेगी हम फटाफट दौड़ना शुरू कर देंगे, लेकिन हमारे आंख, कान इस सब चीज को महसूस कर रहे हैं कि हाँ ये रेस शुरू होने वाली है, हमें तेज दौड़ना है। तो हमारे दिल की धड़कन पहले ही तेज हो जाती है, हमारी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है। द चेंज हैज एक्चुअली नॉट अकर्ड अभी, है ना, एंटिसिपेशन हो गया उसका, पहले से ही पूर्वानुमान, पूर्वाभास हो चुका है। सो वो फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म है। फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म में
इन दिस टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम पहले से ही एंटिसिपेशन हो जाता है कि डिस्टरबेंस होने वाली है, सो शरीर अपने आप को पहले ही तैयार कर लेता है. इट मीन्स system is creating a condition in the anticipation that the change will occur. Is it clear जी? नबीन, right? मैं चाहूंगा आपके प्यारे प्यारे लाइक जरूर आते रहे, साथ साथ बहुत सारी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स होने वाली हैं. सो अभी तक हम ये समझ गए होम्योस्टेसिस टर्म का मतलब क्या है, राइट? क्लाउडे बर्नार्ड का दिया हुआ टर्म क्या था एंड वॉल्टर कैनन का दिया हुआ टर्म क्या था. फीडबैक शब्द का मतलब क्या है? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ क्लोज्ड लूप. फीडबैक मैकेनिज्म, फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म, दोनों का अंतर समझे. आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स कौन कौन से हैं शरीर में और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स कौन कौन से हैं. ज्यादातर शरीर में ऑपरेट करने वाले मैकेनिज्म्स नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हैं, क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स जो होते हैं ना, वो और ज्यादा एम्पलीफाई कर देते हैं बदलाव को. हम अभी एग्जांपल्स देखेंगे. पहले नेगेटिव फीडबैक का परिभाषा देख लेते हैं. एमबीबीएस का जब आपका एग्जाम होता है ना, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन व्हाट इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, डिफाइन व्हाट इज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म. सो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के लिए डेफिनेशन है, व्हेन द इफेक्टर अपोजेस द स्टिमुलस. से फॉर एग्जांपल अ ड्रॉपिंग टेम्परेचर, तापमान गिरा. अब ये गिरा हुआ तापमान क्या यही चाहेगा और ज्यादा टेम्परेचर गिरता रहे? नहीं ना. ये गिरा हुआ तापमान जो है, दिस इज गोइंग टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द चेंज, यानी इट इज कॉजिंग द टेम्परेचर टू राइज. टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, नतीजा ये होना चाहिए कि अब टेम्परेचर को बढ़ाया जाए, भाई नॉर्मलाइज किया जाए. सो द कंट्रोलर इज गोइंग टू एक्ट ऑपोजिट एंड एरर इज मिनिमाइज्ड. अभी एरर क्या है ये आज हम समझेंगे. गेन क्या होता है किसी फीडबैक मैकेनिज्म का, उसी में आपको बताऊंगा कि एरर क्या होता है. चलिए, एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का अगर आपको फ्लो चार्ट बनाना हो तो ये बड़ा ही खूबसूरत सा फ्लो चार्ट है जो आप अपने आंसर शीट में बना सकते हैं. ठीक है, ये मैंने अपने पिछले सेशन में भी आपको एक्सप्लेन करा था. सुशील जी क्लियर है बेटा? नाउ ध्यान रखिएगा, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या बात है ये? मोस्ट सिस्टम्स सपोर्टिंग होम्योस्टेसिस दे ऑपरेट बाय नेगेटिव फीडबैक, बिकॉज जो पॉजिटिव फीडबैक होता है वो बड़ा खतरनाक है, वो और ज्यादा बढ़ा देता है. सपोज करो हाइपोथैलेमस ने एक हार्मोन बनाया, वो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करा, पिट्यूटरी का हार्मोन थायराइड पे एक्ट करा, थायराइड ने एक हार्मोन बना दिया थायरॉक्सिन. अगर ये थायरॉक्सिन जो है ये वापस हाइपोथैलेमस को जाके पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट दे, तो ये हाइपोथैलेमस को कहेगा तुम और ज्यादा अपना हार्मोन बनाओ. तो चीजें एम्पलीफाई होती गई ना, वहां तो और ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, कंट्रोल में थोड़े ना आई चीज. तो ज्यादातर फीडबैक मैकेनिज्म्स नेगेटिव होते हैं. पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? व्हेन द इफेक्टर रीइंफोर्सेस द स्टिमुलस. जो असर हुआ है, जो इफेक्टर है, उसने स्टिमुलस को रीइंफोर्स करा. जैसे यूटराइन कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ. आप जानते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है, दैट इज कॉल्ड बर्थ हार्मोन, हाइपोथैलेमस में बनता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होता है. प्रेगनेंसी के जो लास्ट डेज होते हैं, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द जेस्टेशन पीरियड, बेबी जो है वो रोटेट करता है. बेबी रोटेट करता है और उसमें क्या होता है, बच्चे का जो सिर है वो आकर के सर्विक्स पे एडजस्ट हो जाता है. पार्चुरेशन मैकेनिज्म अभी आपको आगे डिटेल में बताऊंगा. सपोज कीजिए ये बेबी का हेड है, राइट जी, दिस इज व्हाट इज द head of the baby. This is going to exert pressure on the stretch receptors of the cervix. है ना? Cervix is the lower narrow end of the uterus. Cervix के stretch receptors को इसने stimulate किया, तो stretch receptors से ये संदेश न्यूरॉन्स के थ्रू कहां पहुंचा? ये संदेश न्यूरॉन्स के थ्रू हाइपोथैलेमस तक पहुंचा कि सर्विक्स स्ट्रेच हो रहा है. हाइपोथैलेमस ने ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन को बढ़ा दिया. हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस द ऑक्सीटोसिन, राइट,
एंड थ्रू न्यूरॉन्स इट गोज टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक मैसेज पहुंचा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस ने अपने द्वारा बनाया गया ऑक्सीटोसिन भेज दिया। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज हो गया ब्लड सर्कुलेशन में, ब्लड के थ्रू यूट्रस तक पहुंचा और ऑक्सीटोसिन कॉजेज दी कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ दी मसल्स ऑफ द यूट्रस। यूट्रस के मायोमेट्री में जो स्मूथ मसल्स हैं, ऑक्सीटोसिन उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। अब वो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा वो बच्चे के सिर पे और ज्यादा दबाव लगाएगा, तो बच्चे के सिर पे पड़ने वाला दबाव फिर से स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट हुए, तो एक विशियस साइकिल शुरू हो जाता है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि बेबी डिलीवर नहीं हो जाएगी। ठीक है, सो द पॉजिटिव फीडबैक इज स्टिमुलेटरी. So there are only few situations in which the positive feedback is beneficial to the body. बहुत कम एग्जाम्पल्स, बहुत कम उदाहरण आपको ऐसे मिलेंगे जहां पे पॉजिटिव फीडबैक शरीर के लिए फायदेमंद है, जैसे पार्चुरेशन हो गया, चाइल्ड बर्थ या ब्लड क्लॉटिंग। लेकिन ज्यादातर पॉजिटिव फीडबैक इज हार्मफुल, सच एज व्हेन द फीवर कंटिन्यूज टू राइज। मान लो आपके शरीर का तापमान बढ़ा, बढ़े हुए तापमान ने फिर से तापमान और ज्यादा बढ़ा दिया, तो अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ गया, 7 डिग्रीज इंक्रीज कर गया, तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है, राइट? जिस भी केस में हमें ऐसा एग्जांपल मिले दैट द पॉजिटिव फीडबैक इज यूजफुल, इन ईच केस वेयर द पॉजिटिव फीडबैक इज यूजफुल, इट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ ओवरऑल नेगेटिव फीडबैक प्रोसेस। जहां भी कहीं ऐसी एग्जांपल मिली ना कि भाई पॉजिटिव फीडबैक है और वो फायदे वाला है, तो समझ जाइएगा कोई एक बड़ा नेगेटिव फीडबैक लूप ऑपरेट कर रहा है। जैसे प्रेगनेंसी है, फर्टिलाइजेशन हुआ, फीमेल प्रेग्नेंट होगी, शरीर में पूरे तरह के बदलाव आने लगे, होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हुआ। अब इस होम्योस्टेसिस को वापस नॉर्मलाइज करने के लिए बच्चे की डिलीवरी होना जरूरी है, यानी वो पॉजिटिव फीडबैक पार्चुरेशन होना जरूरी है। तो जहां पे आपको पार्चुरेशन एक पॉजिटिव फीडबैक मिला, आप समझ जाइएगा कि एक बड़ा नेगेटिव फीडबैक लूप है, यानी गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी, जिसे नॉर्मलाइज करने के लिए, जिस डिस्टर्ब्ड होम्योस्टेसिस को नॉर्मल करने के लिए वो पॉजिटिव फीडबैक लूप ऑपरेट कर रहा है। एक और एग्जांपल, ब्लड क्लॉटिंग के केस में जो पॉजिटिव फीडबैक है कि भाई एक क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट हुआ, उस एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर ने दूसरे क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करा, उसने तीसरे को करा, उसने चौथे को करा, तो एक पॉजिटिव फीडबैक है। लेकिन ये सब हो किस लिए रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं शरीर से ब्लड लॉस हुआ है, ब्लड का वॉल्यूम डिस्टर्ब हुआ था, उसे नॉर्मलाइज करने के लिए ये सारा मैकेनिज्म ऑपरेट हो रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, द पॉजिटिव फीडबैक क्लॉटिंग प्रोसेस is a negative feedback process. It is actually a part of negative feedback process for the maintenance of normal blood volume. समझ आ गई बात? Great. Now, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो होता है ना, इसको हम एक विशियस साइकिल भी कह देते हैं। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई। विशियस साइकिल क्यों? क्योंकि जो रिजल्ट है वो वापस दोबारा से एम्पलीफाई होता जा रहा है, इसलिए एक विशियस साइकिल है, राइट? नाउ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस रिड्यूसेस द ओरिजिनल स्टिमुलस। स्टिमुलस ने जो रिस्पॉन्स करवाया, उस रिस्पॉन्स ने ओरिजिनल स्टिमुलस को रिड्यूस कर दिया, राइट? एंड दिस इज द प्राइमरी टाइप ऑफ द होम्योस्टैटिक कंट्रोल। शरीर में अगर आपसे पूछा जाए, मान लो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, विच इज द प्राइमरी टाइप ऑफ होम्योस्टैटिक कंट्रोल इन द बॉडी, पॉजिटिव या नेगेटिव? आंसर इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, राइट? क्लियर है जी? ऑल माई राजा बेटा रानी बेटियां, वंडरफुल। चलो अब हम उदाहरण के साथ समझते हैं। आपको क्वेश्चन में जो एमबीबीएस में क्वेश्चन आता है फर्स्ट ईयर में, आपको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कीजिए उदाहरण के साथ, एग्जांपल्स के साथ, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। नंबर 1, थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर का रेगुलेशन। अब मैं आपको इसमें सेंट्रल थर्मोरिसेप्टर्स एंड पेरिफेरल थर्मोरिसेप्टर्स के बारे में बताऊंगा। तो थर्मो रेगुलेशन अभी हम पॉजिटिव फीडबैक में, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद मैं इस चीज को आपको फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म में भी उदाहरण लेकर के बताऊंगा। सुन लीजिएगा ध्यान से। पहले एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, नंबर 1 थर्मो रेगुलेशन, नंबर 2 इंसुलिन मीडिएटेड कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज। इंसुलिन बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास बनाते हैं, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को घटाता है ना। देन पिट्यूटरी हार्मोन रिलीज,
पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले हार्मोन्स दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे एक्ट करते हैं, वहां से कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं, वो वापस पिट्यूटरी को आके नेगेटिव फीडबैक देते हैं। पॉजिटिव फीडबैक लूप्स भी होते हैं, नेगेटिव फीडबैक लूप्स भी होते हैं। फिलहाल अभी हम नेगेटिव फीडबैक की एग्जांपल्स देख रहे हैं। देन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, आई विल डिस्कस ऑल दीज इन डिटेल। देन ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, बैरो रिफ्लेक्स होता है, ठीक है जी। चलो सबसे पहले डिस्कस करते हैं थर्मो रेगुलेशन। आप जानते हैं बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर कौन है? हाइपोथैलेमस, राइट? नाउ द कोर टेम्परेचर जो है शरीर का, दैट रेंजेस बिटवीन 36.1 डिग्री सेल्सियस एंड 37.8 डिग्री सेल्सियस। ये एक रेंज होता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो सेट पॉइंट्स होते हैं ना, ये चेंज भी हो जाते हैं। सेट पॉइंट हमेशा एक इंसान में एक ही रही, ये जरूरी नहीं है। कई कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं जहां पे वो सेट पॉइंट भी डिस्टर्ब हो जाता है। एवरेज जो हम शरीर का तापमान कहते हैं 37 डिग्री सेल्सियस है, एंड दिस इज व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। नाउ एज द बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस, किसी कारण से शरीर का तापमान अगर बढ़ा, this will be sensed by the sensory receptors and they will send the information to hypothalamus. Please remember, hypothalamus is the thermostat of body. जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती है तो हाइपोथैलेमस काम करना बंद कर देता है, लाश ठंडी पड़ जाती है। दैट फॉल इन बॉडी टेम्परेचर आफ्टर डेथ इज व्हाट इज कॉल्ड एल्गर मॉर्टिस। एक राइगर मॉर्टिस भी होता है ना, मसल्स एंटर अ प्रोलॉन्ग्ड स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन अ डेड बॉडी, दैट स्टिफनेस ऑफ द मसल्स इज कॉल्ड राइगर मॉर्टिस। ये मैं आपको एल्गर मॉर्टिस बता रहा हूं। हाइपोथैलेमस कहां है? ब्रेन का हिस्सा है। ब्रेन 3 हिस्सों में विभाजित कर लीजिए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में सेरिब्रम होता है, डायंसिफिलॉन होता है, ऑल्फैक्टरी लोब्स होती हैं। हाइपोथैलेमस इट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ डायंसिफिलॉन। हाइपोथैलेमस फॉर्म्स फ्लोर ऑफ डायंसिफिलॉन। याद रखना है, ये सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चे? राइट जी। प्रभा, इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। सो मैंने बताया शरीर का तापमान डिस्टर्ब हुआ, शरीर के अंदर सेंट्रल थर्मोरिसेप्टर्स हैं ऑर्गन्स के पास। थर्मोरिसेप्टर्स ने डिटेक्ट करके हाइपोथैलेमस को संदेश भेज दिया कि भाई तापमान बढ़ रहा है, हाइपोथैलेमस अब जो तुम्हें करवाना है वो करवाओ, लेकिन टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करो। अगर टेम्परेचर नॉर्मलाइज नहीं हुआ, शरीर का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना? आपको पता है मेटाबॉलिज्म कौन कंट्रोल करता है? एंजाइम्स। एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर, सो द हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्ड्स टू द स्टिमुलस बाय, कैसे? हाइपोथैलेमस क्या करेगा? इट इनिशिएट्स वेसोडाइलेशन, ब्लड वेसल्स को डायलेट करा देगा। ब्लड वेसल्स जब डायलेट कर जाएंगी, फैल जाएंगी, तो हीट लॉस होगा वहां से, है ना? एंड हाइपोथैलेमस स्वेटिंग करा देगा, स्वेट ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेगा कि ज्यादा पसीना आएगा बाय कोलिनर्जिक सिंपैथेटिक नर्व्स, राइट? हम सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। कोलिनर्जिक नर्व फाइबर्स उन्हें कहते हैं जो एसिटाइल कोलिन को एज अ न्यूरोट्रांसमीटर यूज करते हैं। तो स्वेट ग्लैंड्स को एसिटाइल कोलिन संदेश देता है कि तुम ज्यादा पसीना बनाओ। अब जब ज्यादा पसीना बनेगा, स्वेट इवेपोरेट करेगा, तो कूलिंग इफेक्ट हुआ, ठीक है जी। सो तापमान बढ़ा शरीर का, कोर टेम्परेचर किसने डिटेक्ट किया? सेंट्रल थर्मोरिसेप्टर्स ने। किसको मैसेज भेजा? हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस ने किसको मैसेज भेजा? ब्लड वेसल्स को, स्वेट ग्लैंड्स को, टेम्परेचर डाउन, राइट? तो हुआ ना ये नेगेटिव फीडबैक लूप, ठीक है जी। सो नेगेटिव फीडबैक लूप में हमने एक एग्जांपल समझ लिया, थर्मोरेगुलेशन। ये क्वेश्चन एज इट इज एमबीबीएस में पूछा जाता है। नाउ अब मान लो इसका उल्टा हो गया। व्हेन द कोर बॉडी टेम्परेचर डिक्रीजेस, तापमान अगर घट गया अंदर का, तो क्या होना चाहिए? देयर शुड बी वेसो कंस्ट्रिक्शन बाय द सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन। अगर तापमान घटा, अंदर के सेंट्रल थर्मोरिसेप्टर्स ने हाइपोथैलेमस को कहा कि तापमान घट गया है, हाइपोथैलेमस कहेगा भाई अब तो बढ़ाना पड़ेगा। तो जो ब्लड वेसल्स हैं उन्हें कंस्ट्रिक्ट कर दो। वेसो कंस्ट्रिक्शन जब हो जाएगा तो हीट लॉस कम हो जाएगा। एंड सेकंड, दिस इज गोइंग टू इनिशिएट शिवरिंग। शिवरिंग मतलब कांपना। जब हम कांपते हैं तो कांपना इनवॉलंटरी एक्शन है, स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व है इसमें। स्केलेटल मसल्स तो वॉलंटरी होते हैं,
यू नो स्केलेटल मसल्स आर स्ट्राइटेड वॉलंटरी मसल्स, लेकिन शिवरिंग के केस में देयर इज इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉलंटरी स्केलेटल मसल्स। ठीक है, इसके अलावा साइकोलॉजिकल चेंज भी तो आएंगे ना। जब ठंड लग रही है, यू आर गोइंग टू वियर द वार्म क्लॉथ्स, कर्लिंग अप इन द बेड, बिस्तर में आप बैठ जाएंगे जाकर के ऐसे रजाई लेकर के कि भैया ठंड लग रही है, बचाना है अपने आप को। सो सरफेस एरिया आपने कम करा स्किन का, एंड देयर विल बी प्रिवेंशन ऑफ द हीट लॉस। आप कहेंगे गरम गरम पानी भी पिया जाए, गरम गरम कॉफी पी जाए, भैया ठंड लग रही है, बचाओ खुद को, ठंड से बचना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, क्लियर है। So increase in metabolic rate, thermogenesis and shivering process that is going to help to overcome the hypothermic effect. हम ना थर्मोरेगुलेशन आगे चल करके अपने सेशंस में बहुत डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, राइट? उसमें आपको मैं बताऊंगा कि हाइपोथर्मिया के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, फ्रॉस्ट बाइट के बारे में हम पढ़ेंगे उसमें। चल, हम नेगेटिव फीडबैक लूप की एग्जांपल्स पढ़ रहे थे। पहला एग्जांपल हमने थर्मोरेगुलेशन लिया, तापमान का बढ़ना, तापमान का घटना, दोनों चीजें हमने देखी, और हाइपोथैलेमस उसे कैसे रेगुलेट करता है, कैसे वेसो कंस्ट्रिक्शन, वेसो डायलेशन, स्वेटिंग होना है, वो सब चीजें मैनेज होती हैं। सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ द नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल इज, सुशील बेटा, आर्यन बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, इंसुलिन मीडिएटेड कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज, राइट? ग्लूकोज प्रिंसिपल फ्यूल फॉर द बॉडी सेल्स। ग्लूकोज का एक नॉर्मल लेवल मेंटेन रहना जरूरी है। अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो यह नुकसानदायक बात है, ब्लड की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन भी डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना? सो इंसुलिन हार्मोन जो है बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास से रिलीज होता है। सो इंसुलिन कहेगा कि भाई ग्लूकोज मैं तुम्हारा लेवल कम करके रखूंगा। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल दो तरीके से कम करता है, या तो इंसुलिन सेल्स को कहेगा कि फटाफट तुम ग्लूकोज को इस्तेमाल कर लो। अगर सेल्स कहेंगे हाँ हाँ ठीक है हम इस्तेमाल कर लिया, हमें और नहीं चाहिए, तो इंसुलिन कहेगा लिवर अब तुम एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दो, ब्लड का ग्लूकोज लेवल ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, नाउ सुन, ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन इंक्रीजेस आफ्टर द मील। आपने भोजन खाया है ना, पेट में भोजन गया, इंटेस्टाइन में गया, डाइजेस्ट हुआ, ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ा। कार्बोहाइड्रेट आप कोई भी खा लीजिए, वट एवर कार्बोहाइड्रेट यू ईट, अल्टीमेट एंड प्रोडक्ट क्या होता है? ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट है ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज। लिवर में फ्रक्टोज और ग्लूकोज चेंज हो जाते हैं। सो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा मील के बाद, अब ग्लूकोज का लेवल बढ़ा, दिस रिलीजेस इंसुलिन फ्रॉम द पैनक्रियाज। ग्लूकोज का लेवल बढ़ा, चलो जी लिख देते हैं, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज्ड, दिस इज गोइंग टू कॉज रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। पैनक्रियाज एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, इसके पास एक्सोक्राइन एंडोक्राइन पार्ट है। एंडोक्राइन पार्ट इज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जिसमें अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, पी सेल्स होते हैं। तो बीटा सेल्स ने कहा ठीक है भैया चिंता नहीं करो, बढ़े हुए ग्लूकोज हम तुम्हें ठीक कर देंगे, हम अपना एक हार्मोन रिलीज कर रहे हैं इंसुलिन। और इंसुलिन कहेगा ग्लूकोज मैं आ गया हूं और मैं एक हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन हूं। इंसुलिन इज हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। हाइपो का मतलब है कम करता है, ग्लाइसेमिक ग्लूकोज को, बढ़े हुए ग्लूकोज लेवल को कम करता है। ठीक है जी, कैसे कम करेगा? इंसुलिन दो तरीके से कम करेगा। इट विल फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्टेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बाय सेल्स। इंसुलिन ट्रांसपोर्ट्स ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड इनटू द टिश्यूज। ये हो गया रिस्पॉन्स। तो ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन फिर कम हो जाती है, लोअर डाउन है। जब ब्लड ग्लूकोज कम हो गया तो इंसुलिन कहेगा ठीक है अब मेरा काम भी हो गया, अब मैं भी कम हो जाऊं। सो इंसुलिन डिक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय टू वेज। इट स्टिमुलेट्स द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल्स, एंड सेकेंड इट कन्वर्ट्स एक्स्ट्रा ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रोसेस को वीर प्रताप, यास्मीन अख्तर बताइए मुझे, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? What is that process called in which there is synthesis of glycogen from the glucose? लिवर में हो रहा है ये प्रोसेस, बताइए जी। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं करा प्लीज आपके लाइक आ जाने चाहिए, साथ साथ वीडियो को शेयर भी जरूर करते रहिए। कहते हैं ना विद्या जो है बांटने से बढ़ती है। मैं पानी पी लूं जरा साथ में, आपको मेरा मग पसंद आएगा आज पानी वाला, गर्म पानी पीते रहना चाहिए साथ साथ। हाँ जी,
The process of conversion of glucose into glycogen is what is called glycogenesis. ग्लूकोज से आशीष ने सही कहा है, चांद ने सही कहा है, ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। और जब ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज बनता है दैट इज ग्लाइकोजीनोलाइसिस। लिवर में सब कुछ हो रहा है, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजीनोलाइसिस। Glycogenolysis is breakdown of glycogen. Gluconeogenesis is formation of glucose from non-carbohydrate sources. ठीक है, ओके। नाउ ये देखो, ये बड़ा ही खूबसूरत सा फ्लो चार्ट है। अगर आपने ये अपने एग्जाम में बना दिया ना तो एग्जामिनर का दिल खुश हो जाएगा। आनंद वेदांत, एग्जामिनर का दिल एकदम खुश हो जाएगा कि भाई ऐसा फ्लो चार्ट खूबसूरत सा बच्चे ने बनाया, पूरे नंबर दे दो इसको। सो देख लो ध्यान से, आपके लिए इतना अच्छा खूबसूरत सा मटेरियल में चुन चुन के लेके आता हूं। देखो कैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल हुआ, रेगुलेट कैसे हुआ। ईटिंग, आपने कुछ खाया, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीजेस, पैनक्रियास के बीटा सेल्स को पता चल गया, आइलिड्स ऑफ लैंगरहैंस में जो पैनक्रियास के बीटा सेल्स हैं, उन्होंने कहा हम इंसुलिन रिलीज कर रहे हैं, इंसुलिन का लेवल बढ़ा। इंसुलिन का लेवल बढ़ा तो इंक्रीज इन द सेलुलर अपटेक ऑफ द ग्लूकोज, जिसके कारण नतीजा ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम हुआ। और ये देखो नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट दिखा दिया हमने। क्लियर है जी। अब फास्टिंग, इसका उल्टा अगर हम करें, आपने कुछ नहीं खाया भाई, भूखे हैं आप, व्रत रखे हुए हैं आपने, आपका ब्लड का ग्लूकोज लेवल घटने लगा। पैनक्रियाज के जो बीटा सेल्स हैं उन्हें पता चला भैया ग्लूकोज कम है, तो भाई तुम प्लीज इंसुलिन को कम कर दो और कौन से हार्मोन को बढ़ा दो। वो कहेंगे ठीक है भाई, डरो मत, हम ग्लूकागॉन का लेवल बढ़ा देते हैं, है ना। यहां पे अल्फा सेल्स भी हैं, यहां पे बीटा सेल्स भी हैं। बीटा सेल्स इंसुलिन बनाएंगे, अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन बनाएंगे। ग्लूकागॉन जो होता है बेटा, ग्लूकागॉन इज हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। इंसुलिन हाइपो है, ग्लूकागॉन इज हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। ग्लूकागॉन कहेगा जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड है लिवर में, मैं उसे तोड़ के ग्लूकोज बना देता हूं, ठीक है जी। और सेल्स का जो अपटेक ऑफ ग्लूकोज है वो तभी अल्टीमेटली इंक्रीज होगा जब उन्हें ग्लूकोज मिलेगा। सो लिवर से ग्लूकोज सिक्रीशन इनटू द ब्लड हो जाएगा, ब्लड का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर जाएगा। ये फ्लो चार्ट क्लियर है जी सबको? हाँ जी अंकित बेटा, फ्लो चार्ट क्लियर है सबको? अच्छा बताओ, मजा आ रहा है ना फिजियोलॉजी पढ़ने में, है ना? सच में दिल से बताना, प्यारे प्यारे हार्ट्स भेज दीजिए अगर दिल से मजा आ रहा है तो। ओके, मैं एग्जांपल्स बता रहा हूं नेगेटिव फीडबैक लूप के। पहला एग्जांपल थर्मोरेगुलेशन, सेकंड एग्जांपल इंसुलिन का रिलीज होना और ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल होना। तीसरा एग्जांपल बता रहा हूं मैं नेगेटिव फीडबैक लूप का। सुनो जी, तीसरा एग्जांपल है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किए जाने वाले हार्मोन्स। सो पिट्यूटरी हार्मोन रिलीज, ध्यान दीजिएगा, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड बाकी जो टारगेट ग्लैंड्स हैं इनके बीच में एक लूप चलता है। लूप के वे में ये हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं। थैंक यू सो मच कुंदन, प्रज्ञा, रिंकू, सुशील, थैंक्स अ लॉट। सुनो जी, रिलीज ऑफ releasing hormone from the hypothalamus and stimulating hormone from pituitary gland is by negative feedback mechanism। अच्छा अभी बता देता हूं, ये रहा जी हाइपोथैलेमस which is a neuroendocrine structure। हाइपोथैलेमस ने सपोज बनाया GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये पहुंचा पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लोब तक, यानी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तक। एंटीरियर पिट्यूटरी ने इसके रिस्पॉन्स में LH एंड FSH बनाए, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन्स जाकर के गोनैड्स पे एक्ट करे। गोनैड्स क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरीज। गोनैड्स ने इसके रिस्पॉन्स में अपने हार्मोन्स बनाए जिन्हें मैंने लिख दिया यहां पे सेक्स हार्मोन्स। मेल के केस में एंड्रोजन्स, इंपॉर्टेंट एंड्रोजन इज टेस्टोस्टेरोन, इसके अलावा और भी एंड्रोजन्स होते हैं, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, एंड्रोस्टेनिडायोन। फीमेल के केस में ईस्ट्रोजन्स है। ईस्ट्रोजन इज अ कैटेगरी विच इंक्लूड्स ईस्ट्रोन, ईस्ट्रायोल, ईस्ट्राडायोल। अब मान लो यहां पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं टेस्टोस्टेरोन की, तो इसका फर्दर हाइपोथैलेमस के पास जाके और इवन पिट्यूटरी के पास जाकर के भी
एक नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट होगा कि भाई बस करो, हाइपोथैलेमस और ज्यादा जीएनआरएच ना बनाओ। अगर इसने पॉजिटिवली इफेक्ट करा, टेस्टोस्टेरोन ने वापस हाइपोथैलेमस से कहा कि तुम और टेस्टोस्टेरोन बनाओ, है ना, और जीएनआरएच बनाओ, तो एक पॉजिटिव फीडबैक लूप हो गया। तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। नाउ यू गेटिंग इट? थैंक यू सो मच जी बजरंगी शाह, थैंक्स अ लॉट बेटा। ओके, अब एक एग्जांपल यहां पे और देख लेते हैं पिट्यूटरी हार्मोन रिलीज वाली। देखो, हाइपोथैलेमस से आता है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये रहा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ने रिलीज करा CRH, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसिल पोर्टल सिस्टम के थ्रू ये पहुंचा एंटीरियर पिट्यूटरी तक। कौन पहुंचा? CRH, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ने एंटीरियर पिट्यूटरी को संदेश दिया कि तुम बनाओ अपना हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी ने कहा ठीक है, मैं बना रही हूं ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के नाम से पता चल रहा है एड्रीनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करेगा। ये एड्रीनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करा, और एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है, एड्रीनल कॉर्टेक्स की फर्दर लेयर्स हम पढ़ेंगे, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलाटा, जोना रेटिकुलरिस। यहां से अलग अलग तरह के हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, स्टेरॉइड्स हैं। ये सभी स्टेरॉइड्स कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। एक स्टेरॉइड हमने एग्जांपल ले लिया कि एड्रीनल कॉर्टेक्स ने कॉर्टिसोल बनाया। कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स भी होते हैं। कॉर्टिसोल हार्मोन ने जा करके नेगेटिव तरीके से प्रभावित करा हाइपोथैलेमस को और इंटीरियर पिट्यूटरी को, और कहा कि बस भाई बस, और ज्यादा काम मत करो, और ज्यादा CRH मत बनाना हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और ज्यादा ACTH मत बनाना। अगर तुमने और ज्यादा बना दिया तो कॉर्टिसोल का लेवल और ज्यादा बढ़ जाएगा। हो गया ना नेगेटिव फीडबैक लूप? क्लियर है जी? सुशील कुमार, क्लियर हो गई बात? तो ये एग्जांपल भी हम एज इट इज लिख सकते हैं अपने आंसर में। ऐसा ही एक और एग्जांपल है, इंक्रीज्ड लेवल ऑफ T3 T4 हार्मोन्स। T3 इज व्हाट? ट्राइआइडोथायरोनिन, थायराइड ग्लैंड रिलीज करती है। T4 इज टेट्राआइडोथायरोनिन। T4 का ही दूसरा नाम होता है थायरोक्सिन। T4 इज थायरोक्सिन। सो हाइपोथैलेमस ने बनाया भाई अपना हार्मोन, दैट इज कॉल्ड TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। किसने बनाया? हाइपोथैलेमस ने। हाइपोथैलेमस ने थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी को भेज दिया, और इंटीरियर पिट्यूटरी ने उसके रिस्पॉन्स में बनाया TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड तक आया। थायराइड ग्लैंड के जो फॉलिकल्स हैं उन्होंने कहा ठीक है भाई, हम बना रहे हैं T3 और T4, राइट? अब ये T3 T4 का लेवल वापस हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कहता है कि बस भैया तुम कम कर दो अपनी सिक्रीशन। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ अ नेगेटिव फीडबैक लूप। क्लियर है अंकुर बेटा? चलो आगे बढ़ें। Another example of negative feedback loop is increase in concentration of carbon dioxide in the blood. हमारे ब्लड में अगर CO2 का लेवल बढ़ा तो कौन स्टिमुलेट हो जाएगा? कीमोरिसेप्टर्स स्टिमुलेट होंगे। हमारे मेडुला में कीमोरिसेप्टर्स हैं। द मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन, ध्यान दीजिएगा कहां पे है कीमोरिसेप्टर्स? मेडुला ऑफ ब्रेन हैज सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स। एक पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स भी हैं, वो आयोटिक बॉडीज एंड कैरोटिड बॉडीज में हैं। सो मेडुला के सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स ने डिटेक्ट कर लिया इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और अब ये क्या करेंगे? दैट इज गोइंग टू स्टिमुलेट। अब मेडुला क्या करेगा? मेडुला के पास मेडुलरी रिदमिसिटी एरिया है। मेडुलरी रिदमिसिटी एरिया विच मेंटेन्स द बेसिक रिदम ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज लोकेटेड इन मेडुला। तो उसे पता चल जाएगा कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा है, तो वो क्या कर देगा? दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग। हम तेजी से सांस लेना शुरू कर देंगे, वेंटिलेशन और बेहतर होगा, लंग से CO2 बाहर निकलेगी एंड ऑक्सीजन अंदर आएगी। क्लियर है जी? ये भी एक नेगेटिव फीडबैक लूप हो गया। ओके, अनदर एग्जांपल ऑफ द नेगेटिव फीडबैक लूप, बैरो रिफ्लेक्स। व्हाट इज बैरो रिफ्लेक्स? इट इज रिलेटेड टू ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। ध्यान दीजिएगा, हमारी जो आर्च ऑफ अयोटा है, आर्च ऑफ अयोटा कहां है?
अयोटा पता है ना, लार्जेस्ट ब्लड वेसल इन द बॉडी, ये रहा अयोटा का आर्च रीजन, दिस इज कॉल्ड आर्च ऑफ अयोटा। इस आर्च ऑफ अयोटा के पास बैरो रिसेप्टर्स होते हैं। ऐसे ही हमारी जो कैरोटिड साइनस होते हैं कैरोटिड बॉडी के पास, जहां कैरोटिड आर्टरी बाइफरकेट करती है नेक रीजन में, जहां पे कैरोटिड साइनस जो है ना, ये डिटेक्ट कर लेते हैं किस चीज को, दे डिटेक्ट द चेंजेस इन दी ब्लड प्रेशर। So baroreceptors, they sense the increase in BP because they are stretch receptors. They are going to send impulses to medulla of brain. ब्रेन के मेडुला रीजन को संदेश मिल जाता है इस बात का कि शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ा है, अब उसे रेगुलेट करना है। मेडुला में बहुत सारे रिफ्लेक्स सेंटर्स होते हैं। ब्रेन के मेडुला रीजन में मेडुलरी रिदमिसिटी एरिया, कार्डियो स्टिमुलेटरी एरिया, कार्डियो इनहिबिटरी एरिया, वेसोमोटर सेंटर। मेडुला में जो वेसोमोटर सेंटर होता है ना, वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। वेसोमोटर सेंटर ऑफ द मेडुला रेगुलेट्स डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल्स। ठीक है, दिस इज बैरो रिफ्लेक्स। नाउ इधर देखो, इस फ्लो चार्ट के जरिए कितना खूबसूरती से समझाया गया है। ब्रेन का जो मेडुला है, ये देखिए, ब्रेन मेडुला, इट हैज वेसोमोटर सेंटर, राइट जी। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू ये संदेश दे देगा ब्लड वेसल्स को और हार्ट को भी, है ना। सो आर्टीरियल प्रेशर अपने आप रेगुलेट हो जाएगा। बैरो रिसेप्टर्स यहां पे क्या काम कर रहे हैं, सेंसर्स। वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल इज द ब्लड प्रेशर। ओके, क्लियर है जी। सो ये फ्लो चार्ट एज इट इज आप बना सकते हैं ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में। मैंने आपको एग्जांपल्स बता दी नेगेटिव फीडबैक लूप की। क्लियर हो गया। नेगेटिव फीडबैक लूप में थर्मो रेगुलेशन बता देंगे, देन इंसुलिन मीडिएटेड ब्लड ग्लूकोज रिलीज, ओके। उसके बाद आप एंटीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स का, उसके बाद आप एग्जांपल और दे सकते हैं जो अभी अभी हमने डिस्कस करा है ब्लड प्रेशर का। क्लियर है। अब आ जाते हैं हम पॉजिटिव फीडबैक लूप पे। आई टोल्ड यू पॉजिटिव फीडबैक लूप्स की एग्जांपल्स बड़ी कम होती हैं शरीर में, क्योंकि एक विशियस साइकिल बन जाता है जो इफेक्ट को और ज्यादा बढ़ाता जाता है। इट फर्दर ब्रिंग्स इंक्रीज इन वेरिएबल इन रिस्पॉन्स टू द इनिशियल चेंज। सो पॉजिटिव फीडबैक लूप्स जो है ना, पॉजिटिव फीडबैक लूप्स दे लीड टू instability rather than stability, and in some cases the positive feedback loops can cause death also. टेम्परेचर बढ़ा, बढ़े हुए टेम्परेचर ने मान लो ऐसा मैकेनिज्म करा दिया कि और बढ़ा दो टेम्परेचर, इतना ज्यादा तापमान बढ़ गया तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी उससे। आशीष, कार्तिक, क्लियर है। निशांत, थैंक यू सो मच जी। राइट, पानी फिर से पी लिया जाए। अब हम देखते हैं पॉजिटिव फीडबैक लूप की क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं शरीर में। सुनो, ये क्वेश्चन आपको पूरे पूरे नंबर दिला सकता है। सपोज आपसे सिर्फ इतना पूछा जाए, गिव फ्यू एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स। नंबर 1, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड कोएगुलेशन। ब्लड में डिटेल में भी डिस्कस करना है, अभी ब्रीफली बताऊंगा सिर्फ। नंबर 2, LH सर्ज प्रायर टू ओव्यूलेशन। Ovulation is release of secondary oocyte from the ovary, and that secondary oocyte is arrested at metaphase 2 stage. Ferguson reflex, that is parturition reflex, वही ऑक्सीटोसिन वाला जो अभी मैंने एग्जांपल बताया आपको। Lactation, suckling by the baby. The baby feeds on the mammary glands of the mother, right? And then ऑक्सीटोसिन का रिलीज होता है और फिर ये एक रिफ्लेक्स की तरह काम करता है। हॉडकिन साइकिल, जनरेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल, ये भी अभी डिस्क्राइब करूंगा। कैल्शियम रिलीज फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन। तो ऑल माय राजा बेटा रानी बेटिया, मैंने 6 एग्जांपल्स दिए आपको पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के। कौन कौन से? ब्लड क्लॉटिंग, LH सर्ज प्रायर टू ओव्यूलेशन, फर्ग्यूसन्स रिफ्लेक्स यानी पार्चुरेशन रिफ्लेक्स, देन लैक्टेशन और द सक्लिंग रिफ्लेक्स, हॉडकिंस साइकिल, एक्सॉन में कैसे इंपल्स आगे आगे बढ़ती है, कैल्शियम रिलीज फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। देन और एग्जांपल बता रहा हूं जी, मिक्चुरेशन, देन
हेड्स पैराडॉक्सिकल रिफ्लेक्स लंग इन्फ्लेशन इन द न्यूनेट, न्यूबॉर्न बेबी जब इस दुनिया में आया है तो पहली बार एयर रशेस थ्रू द नॉस्ट्रल्स इनटू द लंग्स, लंग्स एक्सपेंड करते हैं। हेरिंग ब्रूड रिफ्लेक्स भी होता है वहां पे। हेरिंग ब्रूड रिफ्लेक्स जो है इट प्रिवेंट्स द ओवर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स, लेकिन जो हेड्स पैराडॉक्सिकल रिफ्लेक्स है वो क्या करवाता है कि लंग्स में जब हवा भरी तो लंग्स फूले, फूलने से वो और ज्यादा हवा भर जाएगी, फिर और फूले, तो एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स का एक्टिवेट होना भी एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, ठीक है जी। सो एक बार फिर से देख ले पॉजिटिव के एग्जांपल्स। नंबर 1 ब्लड क्लॉटिंग, नंबर 2 एलेट सर्ज प्रायर टू ओवुलेशन, नंबर 3 फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स, नंबर 4 लैक्टेशन, नंबर 5 हॉटकिन साइकिल, नंबर 6 कैल्शियम रिलीज फ्रॉम द एसआर, और ये मिक्चुरेशन वगैरह क्या हो जाएगी, नंबरिंग करेक्ट कर लेते हैं। दिस इज नंबर 7 मिक्चुरेशन, नंबर 8 एंड दिस इज नंबर 9। सो 9 एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की, ठीक है जी। चलो पहले समझ लेते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्लॉटिंग कैसे है। कोई भी ब्लड वेसल में इंजरी हो गई, कॉन्टिन्यूसली तो ब्लड लॉस नहीं होना चाहिए, सो उसको जल्दी से जल्दी शरीर को मैकेनिज्म इनिशिएट करना है कि ब्लड क्लॉट होने लग जाए। सो व्हेन द ब्लड वेसल गेट्स डैमेज्ड, सबसे पहले वहां पे प्लेटलेट्स आ जाती हैं, है ना। ब्लड वेसल की वॉल में जो डैमेज्ड कोलेजन फाइबर्स हैं, प्लेटलेट्स आ जाती हैं वहां पे। व्हेन प्लेटलेट्स कम इन कांटेक्ट विद एक्सपोज्ड कोलेजन फाइबर्स, तो प्लेटलेट्स की प्रॉपर्टी होती है, प्लेटलेट्स दे स्वेल, दे फॉर्म अ प्लेटलेट प्लग, उस जगह पे प्लेटलेट प्लग बना देती है ना, और वो प्लेटलेट्स फिर कुछ केमिकल्स रिलीज करती हैं जिससे कि और ज्यादा प्लेटलेट्स वहां पे आकर्षित होती जाएं। सो द प्लेटलेट्स कंटिन्यू टू पाइल अप एंड इनिशिएट द क्लॉटिंग कैस्केड। क्लॉटिंग में बेसिकली आपको याद है ना, प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन कन्वर्ट्स फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन, फाइब्रिन ट्रैप्स द ब्लड सेल्स and then it forms a clot. Calcium ions are very important and they are required in blood clotting, right? Clear है जी। पार्चुरेशन रिफ्लेक्स थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस करा, वो ऑक्सीटोसिन वाला, ये भी एक पॉजिटिव फीडबैक है। फुल टर्म पे प्रेगनेंसी की जब फुल टर्म है, द हेड ऑफ द फीटस गेट्स एंगेज्ड एंड एक्सर्ट्स प्रेशर ओवर द सर्विक्स, सर्विक्स के स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो है उस सेंसरी इंफॉर्मेशन को कहां भेजते हैं, पैरावेंट्रिकुलर एंड सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस। सर्विक्स के स्ट्रेच रिसेप्टर्स न्यूरॉन्स के थ्रू वो संदेश हाइपोथैलेमस को भेजते हैं। हाइपोथैलेमस में कहां पे, सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, जहां पे ऑक्सीटोसिन बन रहा है। ऑक्सीटोसिन को ही हम बर्थ हार्मोन कहते हैं। ऑक्सीटोसिन को मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी कहते हैं, मिल्क लेट डाउन फैक्टर भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन इसलिए कहते हैं बिकॉज ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन स्मूथ मसल्स, इट एक्ट्स ऑन स्मूथ मसल्स of myometrium. Myometrium is the middle muscular layer of the wall of the uterus. Okay? ठीक है, ये देखो कितनी खूबसूरती से इस कह देंगे कि एक फीडबैक लूप की तरह दिखाया गया है, राइट। ये एक विशियस साइकिल बन जाता है और ये फिर तब तक चलता रहेगा जब तक कि बेबी का बर्थ नहीं हो जाता। ऑक्सीटोसिन आके यूट्रस पे एक्ट करा, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराया, कॉन्ट्रैक्टेड यूट्रस ने बच्चे के सिर पे और दबाव डाला, बच्चे के सिर ने सर्विक्स के रिसेप्टर पे वापस दबाव डाला, फिर मैसेज गया हाइपोथैलेमस को, फिर से और ऑक्सीटोसिन। ठीक है जी, क्लियर है, राइट। बेबी पुशेस अगेंस्ट सर्विक्स एंड कॉजेज इट टू स्ट्रेच. The stretching of the cervix causes nerve impulses which are sent to brain. The brain stimulates posterior pituitary to release oxytocin. Oxytocin बनता hypothalamus में है, store posterior pituitary में होता है, and it is stored in the form of Herring bodies. Oxytocin and vasopressin, they are synthesized by hypothalamic neurons and they are stored in posterior pituitary. The oxytocin causes smooth muscle lining of the uterus to contract. Smooth muscles हैं यूट्रस की वॉल में, मायोमेट्रियम में, और उससे फिर ये हो जाएगा। तो देखा आपने, ये एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बन गया। शजा, इज इट क्लियर? जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं करा वीडियो, जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए एंड बेल आइकन हिट कीजिए, जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है ना, ताकि उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इस पूरे लेक्चर का जो पीडीएफ है
वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखेंगे, वहां मिल जाएगा। सोशल मीडिया पे आप मुझसे जुड़े, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। सो ये था जी पार्चुरेशन रिफ्लेक्स की ऑक्सीटोसिन मायोमेट्रियम पे एक्ट करा, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाया, विच इन टर्न फर्दर इंक्रीजेस प्रेशर ऑन द सर्विक्स अंटिल द फीटस इज डिलीवर्ड। पॉजिटिव फीडबैक का नेक्स्ट एग्जांपल बता रहा हूं, हॉडकिन साइकिल। अब ये हॉडकिन साइकिल क्या है भैया? बड़ा ही आसान है। हम जानते हैं कि जो एक्सॉन है न्यूरॉन का, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहते हैं एक्सोलेमा। जब नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन होना है तो आपने स्टिमुलस दिया, सोडियम का इनफ्लक्स, पोटाशियम बाहर, सोडियम अंदर, पोटाशियम बाहर। तो ये स्टिमुलस जो है, अप्लाइड स्टिमुलस जो है, इसने एक बार जब मेम्ब्रेन को डीपोलराइज कर दिया, मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन हुआ, सोडियम चैनल्स ओपन है, सोडियम सेल में एंटर करा, फिर से मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन। तो मतलब ये एक विशियस सर्कल बन जाता है, ये बार बार होता रहता है। ओपनिंग ऑफ द सेट ऑफ सोडियम चैनल्स इन अ मेम्ब्रेन फर्दर एक्टिवेट्स ओपनिंग ऑफ मोर सोडियम चैनल। थोड़े बहुत सोडियम चैनल्स खुले, सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ, डीपोलराइजेशन का वेव बन गया और ज्यादा सोडियम अंदर आ गया। ठीक है, तो ये जो मैकेनिज्म ऑफ इंपल्स ट्रांसमिशन है, ऑलरेडी भी यूट्यूब पे मेरे वीडियोस हैं, वहां पे देख सकते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा हमारा अगला टॉपिक ही आने वाला होगा, एक्शन पोटेंशियल्स कंप्लीट। हॉडकिन साइकिल ये रहा जी आपके सामने, जो मैं आपको दिखा रहा था, जिसके बारे में मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं। सोडियम की एंट्री हुई एक्सॉन के अंदर, राइट, पोटाशियम का एग्जिट हुआ, सोडियम लीकेज चैनल्स हैं, पोटाशियम लीकेज चैनल्स हैं, पोटाशियम लीकेज चैनल ज्यादा होते हैं, मोर नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पोटाशियम आयंस दे लीव द एक्सॉन, सो इसीलिए नॉर्मली नीचे नेगेटिव रहता है ना। जैसे ही हमने स्टिमुलस दिया, जब हमने स्टिमुलस दिया तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स खुल जाते हैं। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स के खुलने से ज्यादा सोडियम आयंस अंदर आना शुरू कर देते हैं। सो डीपोलराइजेशन इज बिकॉज ऑफ इनफ्लक्स ऑफ सोडियम। ओके, डिटेल में ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस करा हुआ है, यूट्यूब पे कंप्लीट वीडियो है मेरा, आप देख लेंगे, नर्वस सिस्टम के नाम से आपको मिल जाएगा, इंपल्स ट्रांसमिशन का। ठीक है जी, राइट मेरे बेटा। चलो आगे बढ़े। पॉजिटिव फीडबैक लूप का नेक्स्ट एग्जांपल है LH सर्ज। LH इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। कहां से रिलीज हुआ? LH इज रिलीज्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। LH luteinizing hormone, glycoproteinaceous hormone. LH acts on ovaries and LH is ovulation causing hormone. Now, फीमेल के पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में अलग अलग हार्मोन्स का लेवल अलग अलग डेज पे चेंज होता रहता है, वो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ेंगे। ओवुलेशन कब होता है? ओवुलेशन occurs 14 days before the onset of the next cycle. जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होना है उससे 14 दिन पहले ओवुलेशन होता है। मान लो किसी का साइकिल 28 दिन का है, उसमें से 14 माइनस कर दो तो उसका डे ऑफ ओवुलेशन हो गया 14। किसी का साइकिल 30 डेज का है, 30 में से 14 माइनस कर दो, उसका डे ऑफ ओवुलेशन हो गया 16। हम जनरली कह देते हैं ओवुलेशन अकर्स इन द मिड ऑफ द साइकिल। वो हम तब कहते हैं जब साइकिल 28 दिन का हो। सभी फीमेल्स में 28 डेज का साइकिल नहीं होता। सम फीमेल्स कैन हैव अ 40 डे साइकिल आल्सो। अगर किसी फीमेल का 40 दिन का साइकिल है तो उसका डे ऑफ ओवुलेशन 40 माइनस 14, राइट, दैट इज डे 26। तो सिंपल फॉर्मूला है, ओवुलेशन अकर्स 14 डेज बिफोर द ऑनसेट ऑफ द नेक्स्ट मेंसेस। नेक्स्ट पीरियड जब होने उसे 14 दिन पीछे आइए, वो डे ऑफ ओवुलेशन होता है। ओवरी से ओवुलेशन के समय जो है सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, दैट इज नॉट ओवम। सेकेंडरी oocyte की मियोसिस अरेस्टेड होती है मेटाफेज 2 स्टेज पे, वो हम oogenesis में पढ़ेंगे। नाउ ओवुलेशन कराना किसने? ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कौन कराएगा? ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कराएगा LH, राइट। सो ओवुलेशन से कुछ समय पहले LH का लेवल बढ़ता है। सो व्हाट इज LH सर्ज? इट इज शार्प इंक्रीज इन द लेवल ऑफ LH approximately 1 day prior to ovulation, 1 or 2 days prior to ovulation। अभी करवाया किसने? ये हुआ ईस्ट्रोजन के पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट के कारण। शुरुआत के दिनों में जब फॉलिकल डेवलप हो रहा था, वो फॉलिकल ईस्ट्रोजन सिक्रीट कर रहा है। दैट इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन इज हैविंग अ नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट ऑन FSH एंड LH। फॉलिकुलर फेस में FSH LH को वो ज्यादा नहीं बढ़ने देगा ईस्ट्रोजन, क्योंकि शुरुआत में वो नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट रख रहा है। लेकिन 1 डे प्रायर टू ओवुलेशन इसी ईस्ट्रोजन का एक पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट हो जाता है पिट्यूटरी के साथ, और वो ज्यादा LH बनाने को कहता है। ईस्ट्रोजन पिट्यूटरी को कहता है कि अभी तक मैं तुम पे नेगेटिव इफेक्ट करता आया था, लेकिन अब जरूरत है
मैं तुम पे एक पॉजिटिव इफेक्ट डालूंगा, इस पॉजिटिव फीडबैक लूप के कारण अब तुम ज्यादा एलएच रिलीज करो, एलएच सर्ज होगा, ग्राफियन फॉलिकल की वॉल रप्चर हो जाएगी और सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ओवुलेशन। क्लियर हुई इतनी बात? सुशील, प्रवीण, इज इट क्लियर? एलएच सर्ज, बाकी मैं एलएच सर्ज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और डिटेल में बताऊंगा। ध्यान रखना, ईस्ट्रोजन हैज नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट ऑन एलएच एफएसएच एज वेल एज पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट। यहां पे एलएच सर्ज हमने एक पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट का उदाहरण लिया है। नेक्स्ट इज सक्लिंग रिफ्लेक्स। बच्चे के जन्म के बाद द मदर हैज टू फीड द बेबी ऑन हर मिल्क, मेमरी ग्लैंड्स में मिल्क भर गया है, प्रोलैक्टिन इज इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ मिल्क, ऑक्सीटोसिन इज रिक्वायर्ड फॉर द रिलीज ऑफ द मिल्क। ध्यान रखना, दो हॉर्मोन्स का रोल यहां पे आपको बता रहा हूं लैक्टेशन में। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन पी से प्रोलैक्टिन, पी से प्रोडक्शन। सो ध्यान रखिएगा, प्रोलैक्टिन इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, वेयर एज ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन जो हमने बर्थ हार्मोन कहा था, ऑक्सीटोसिन इज रिक्वायर्ड फॉर रिलीज ऑफ मिल्क। ऑक्सीटोसिन को मिल्क लेट डाउन हार्मोन, मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन इज आल्सो कॉल्ड लव हार्मोन, बॉन्डिंग हार्मोन। मेल्स में भी ऑक्सीटोसिन होता है, दैट विल डिस्कस इन द रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन इन डिटेल। फिलहाल हम देख रहे हैं कि ऑक्सीटोसिन जो है ना, दैट एक्ट्स ऑन द मायोएपिथेलियल सेल्स। Oxytocin acts on myoepithelial cells of the mammary glands और ये इनको कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। जब मायोएपिथेलियल सेल्स ऑफ द मेमरी ग्लैंड कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उसके कारण ऑक्सीटोसिन का जो इफेक्ट है वो ये होगा कि मिल्क रिलीज होने लगेगा। अब बच्चा जब मदर की निपल्स पे फीड कर रहा है, बच्चा जब मिल्क सक कर रहा है, निपल्स में भी सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, वो मैकेनिकल स्टिमुलस जो है दैट इज सेंट टू द हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये लिखा है ना यहां पे, ये रहा जी हाइपोथैलेमस, मैकेनिकल स्टिमुलस इसके पास गया, हाइपोथैलेमस ने पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कहा कि भैया तुम ज्यादा ऑक्सीटोसिन बनाओ, और हाइपोथैलेमस ने साथ के साथ एंटीरियर पिट्यूटरी से कहा कि तुम प्रोलैक्टिन बनाओ। बोथ प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन दे आर इन्वॉल्व्ड इन लैक्टेशन। सकलिंग एक रिफ्लेक्स है, बच्चा मेमरी ग्लैंड पे फीड करेगा, वो स्टिमुलस जाएगा ब्रेन तक, और ऑक्सीटोसिन प्रोलैक्टिन, और ज्यादा मिल्क रिलीज हुआ, बच्चे ने फिर फीड करा, तो एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। अच्छा, ये जरूरी नहीं होता कि बच्चा अगर सकलिंग करेगा मेमरी ग्लैंड पे तभी जाकर के मिल्क रिलीज होगा। इवन द साइट और साउंड ऑफ अ क्राइंग बेबी, मां इमोशनली अटैच्ड है बच्चे से, वो देखती है कि बच्चा भूखा है, रो रहा है, तो भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होना शुरू हो जाता है एंड मेमरी ग्लैंड से मिल्क रिलीज होने लग जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक लूप में नेक्स्ट एग्जांपल, एक्टिवेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाइजेस्टिव ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज यहां पे एंटेरोपेप्टाइडेस जो है, एंटेरोपेप्टाइडेस ट्रिप्सिनोजन को मान लो इसने ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करा, है ना। ट्रिप्सिनोजन कहां से आया? पेनक्रियास से। पेनक्रियास के जो एक्सोक्राइन पार्ट है उन्होंने ट्रिप्सिनोजन बनाया। ट्रिप्सिनोजन इज एन एक्टिव, इसको एक्टिवेट करना है। तो जब पैनक्रियाटिक जूस इंटेस्टाइन में पहुंचा, वहां पे डियोडिनम से एंटेरोपेप्टिडेज आया। एंटेरोपेप्टिडेज कन्वर्ट्स ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन अपना स्वयं का भी ऑटो कैटालिसिस कर सकता है, बाकी के ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदल देगा। ट्रिप्सिनोजन आल्सो कन्वर्ट्स काइमोट्रिप्सिनोजन इनटू काइमोट्रिप्सिन and pro-carboxypeptidase into carboxypeptidase. It converts pro-elastase into elastase. It converts pro-lipase into lipase. तो एक डाइजेस्टिव एंजाइम दूसरे डाइजेस्टिव एंजाइम को एक्टिवेट करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये एग्जाम्पल हो जाएगा पॉजिटिव फीडबैक का। क्लियर है? मजा आ रहा है जी? आर यू एंजॉइंग द सेशन? राइट? ठीक है, ऐसे रेगुलर पढ़ना है। देख लो, एमबीबीएस की सारी पढ़ाई इसी तरह से हो जाएगी। इन लेक्चर्स को बाद में रिवाइज करने के लिए आप फास्ट फॉरवर्ड स्पीड पर भी देख सकते हैं। ब्यूटीफुल नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, और क्या चाहिए? ठीक है, नाउ अब मैं आपको फीड फॉरवर्ड के बारे में बताने जा रहा हूं। अभी तक फीडबैक बताया था। होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म्स में फीडबैक के दो टाइप्स, नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक। अब आते हैं फीड फॉरवर्ड। फीड फॉरवर्ड बताया था ना कि भाई पहले से ही शरीर एंटीसिपेट कर लेता है कि ये चीज होने वाली है, जैसे एंटीसिपेटरी टैकीकार्डिया। व्हेन आई से टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया वर्ड का मतलब क्या है?
tachycardia is increase in heart rate and respiratory rate even before the start of exercise due to psychic stimulation. एक्सरसाइज करनी है भाई, हमने है ना, हमारे सामने सारे इक्विपमेंट्स है, ये वो, अब हम करने जा रहे हैं तो हमारा ब्रीदिंग रेट, हार्ट रेट बढ़ जाता है. दैट इज अ फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म. Another example is cephalic phase of gastric secretion. जैसे आपके सामने स्वादिष्ट भोजन रखा है, अभी आपने देख लिया, या भोजन पक रहा है, आपको खुशबू आ गई, आपको कढ़ाई में पकौड़े तलने की आवाज आ गई, एक तो हमारे मुंह में सलाइवा भी आ जाता है पहले से ही, वो भी एक फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म है ना, सलाइवेशन इन रिस्पॉन्स टू स्मेल, साइट, थॉट, फील ऑफ फूड. एंड देन cephalic phase of the gastric secretion, just thinking about the food increases the gastric secretion. ये भी एक feed forward mechanism है. Role of cerebellum in motor coordination, ये example याद रखिएगा. Then insulin secretion in response to entry of food in the intestine. Intestine में जब भोजन पहुंचा है तो इंसुलिन का रिलीज हुआ है. अब जब हमने ब्लड ग्लूकोज से रिलेट करा था इंसुलिन का, तो ध्यान रखिएगा वो कैसे नेगेटिव फीडबैक है, ये हम फीड फॉरवर्ड की एग्जांपल में ले रहे हैं. थर्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन फीड फॉरवर्ड में. आप कहेंगे सर थोड़ी देर पहले तो आपने थर्मोरेगुलेशन हमें नेगेटिव फीडबैक में बताया था. गौर से सुनो, थर्मोरेगुलेशन सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स करवा रहे हैं या पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर, उसके आधार पर ये फीडबैक और फीड फॉरवर्ड हो जाएगा. गौर से सुनना, thermoreceptors are located within the body, शरीर के अंदर है. They are called central thermoreceptors. Thermoreceptors are also located in your skin. हमारी चमड़ी में भी तो हैं, उनको कहते हैं पेरिफेरल थर्मोरिसेप्टर्स. तो दो तरह के हो गए थर्मोरिसेप्टर्स, दो तरह के हो गए. सेंट्रल थर्मोरिसेप्टर जो शरीर के अंदर लोकेटेड है, पेरिफेरल थर्मोरिसेप्टर्स जो पेरिफेरल रीजन में यानी स्किन में लोकेटेड है. अब सेंट्रल थर्मोरिसेप्टर्स जो होते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, जो बात मैं बताने जा रहा हूं गौर से सुनिएगा. सेंट्रल थर्मोरिसेप्टर्स दे फंक्शन एज कन्वेंशनल फीडबैक सेंसर्स. सेंट्रल वाले कन्वेंशनल फीडबैक सेंसर्स हैं. इफ द कोर बॉडी टेम्परेचर फॉल्स टू 36 degrees, देन द कंट्रोल सिस्टम विल ब्रिंग इट बैक टू द सेट पॉइंट यानी 37 डिग्री. तो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स जो शरीर के अंदर हैं वो तो फीडबैक सेंसर्स हैं, लेकिन जो पेरिफेरल थर्मोरिसेप्टर्स हैं जो आपकी स्किन में लोकेटेड हैं, दे फंक्शन एज फीडबैक फॉरवर्ड सेंसर्स या सिंपली फीड फॉरवर्ड सेंसर्स. राइट, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. अब आपको समझ आएगा थर्मोरेगुलेशन दोनों में एग्जांपल कैसे आ जाते हैं. मान लीजिए एनवायरमेंट का टेम्परेचर घटा, decrease in environmental temperature that is rapidly sensed by skin thermoreceptors. मान लो जहां मैं बैठा हूं बाहर की तरफ बहुत ठंड कर दीजिए, मेरी स्किन को पता चला ना, अंदर कोर बॉडी टेम्परेचर को तो प्रभावित नहीं हुआ, स्किन को पता चला, दैट इज रैपिडली सेंस्ड बाय द स्किन. और क्या होगा, फटाफट कंपेंसेटरी थर्मोरेगुलेटरी रिस्पॉन्स इनिशिएट हो जाएगा बिफोर देयर इज एन एप्रिशिएबल फॉल इन द कोर बॉडी टेम्परेचर. शरीर कहेगा भैया पेरिफेरल रीजन में ठंड महसूस हो रही है, अंदर का कोर बॉडी टेम्परेचर प्रभावित ना हो जाए इससे पहले ही मैं मैकेनिज्म इनिशिएट कर दूं, है ना. तो पहले ही शुरुआत हो गई ना, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स ने करवा दी. नाउ यू गॉट इट. दिस इज हाउ इट इज अ फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म. आनंद ने सही लिखा है कि स्टमक हैज ऑब्लिक मसल्स. सुशील कुमार, थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग मी पिज्जा. ग्रेट, वंडरफुल. आपके प्यारे प्यारे लाइक से मेरे लिए पिज्जा का काम करते हैं. अच्छा, ये एक फ्लो चार्ट मैंने आपके लिए दे दिया है, इसको आप स्वयं गौर से देख लीजिएगा, ये आपको पीडीएफ नोट्स में मिल जाएगा. नाउ एक और टर्म, पोटेंशिएशन क्या है. व्हाट इज पोटेंशिएशन? पोटेंशिएशन होता है व्हेन वन सब्सटेंस ऑगमेंट्स the response to another substance even though the first substance does not exert significant response on its own. समझो ध्यान से, अभी एग्जांपल के साथ समझ आएगी. मैं दोबारा रिपीट करता हूं, किसी चीज को पोटेंशिएट कर देना और बढ़ा देना कैसे होता है. एग्जांपल, फॉर एग्जांपल द रिलीज ऑफ जीआई हॉर्मोन्स, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के हॉर्मोन्स हैं, इंटेस्टाइन से रिलीज हो रहे इन रिस्पॉन्स टू अ मील. आपने कोई भोजन खाया, मील गया इंटेस्टाइन में, जीआई ट्रैक्ट के अलग अलग हार्मोन्स रिलीज होंगे. ये हार्मोन्स क्या कर देंगे, ये हार्मोन्स इतने चालाक हैं, दीज हार्मोन्स कैन पोटेंशिएट द पैनक्रियाटिक इंसुलिन रिस्पॉन्स टू द एब्जॉर्ब्ड ग्लूकोज. इन हार्मोन्स ने उससे भी आगे का काम करवा दिया. आपने भोजन खाया, इंटेस्टाइन में पहुंचा, कायम पहुंचा, है ना.
इंटेस्टाइन से जीआई ट्रैक्ट के जो अलग अलग हार्मोन्स इंटेस्टाइन रिलीज करती है, इंटेस्टाइन के हार्मोन रिलीज हुए, स्टमक भी रिलीज करता है गैस्ट्रिन हार्मोन, इंटेस्टाइन से अलग अलग हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। वो हार्मोन्स क्या कर देंगे, दे कैन पोटेंशिएट पैनक्रियाटिक इंसुलिन रिस्पॉन्स टू द एब्जॉर्ब्ड ग्लूकोज। इंसुलिन कहां से आना है, पैनक्रियास से। इंसुलिन ने क्या करना है, ग्लूकोज का लेवल कम करना है ना। तो ये तो अभी लंबा चौड़ा आगे का मैकेनिज्म है। एक बदलाव पहले हुआ है, उसने आगे के होने वाले बदलाव के असर को और बेहतर बना दिया, दैट इज पोटेंशिएशन। सो इट इज अ काइंड ऑफ फीड फॉरवर्ड पोटेंशिएशन, बिकॉज आप समझिए इसमें जीआई ट्रैक्ट हार्मोन्स ने क्या करा, एक अनाउंसमेंट कर दी, पहले से डिक्लेयर कर दिया। जीआई हार्मोन्स अनाउंस, इन्होंने अनाउंस कर दिया किसके बारे में, अपकमिंग इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज, बिकॉज मील आया है, हार्मोन रिलीज हो गए। हार्मोन्स को पता है कि जो मील आया है, जो कार्बोहाइड्रेट आए हैं, डाइजेस्ट हो जाएंगे, ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। भैया पैनक्रियास को पहले से ही बता दो ग्लूकोज का लेवल बढ़ने वाला है, तुम अपने हार्मोन बना दो, ठीक है जी। सो जीआई हार्मोन्स दे अनाउंस द अपकमिंग इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज बिफोर द ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन। अभी तो ग्लूकोज ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ भी नहीं था, ठीक है जी। तो जब ग्लूकोज फाइनली अराइव्स वाया द ब्लड स्ट्रीम एट द पैनक्रियास, ग्लूकोज एब्जॉर्ब हुआ, पैनक्रियास तक पहुंचा, देयर इज अ पोटेंशिएटेड इंसुलिन रिस्पॉन्स सच दैट हाइपरग्लाइसीमिया इज प्रिवेंटेड। पैनक्रियास पहले से ही तैयार बैठे थे। पैनक्रियास ने कहा कि भैया ग्लूकोज तुम तो अभी आए हो, मुझे तो जीआई ट्रैक्ट के हार्मोन्स ने पहले ही बता दिया था ऐसा कुछ होने वाला है। मोहित, इज इट क्लियर, राइट? समझ आ गई ना बात मेरी? पोटेंशिएशन, यू कैन गेट अ क्वेश्चन, व्हाट इज पोटेंशिएशन, ये एग्जांपल साथ में दे दीजिएगा, फुल मार्क्स मिलेंगे। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलेटरी फैक्टर आर इन फीडबैक मैकेनिज्म्स? इट इज मेजर ऑफ एक्यूरेसी ऑफ रेगुलेशन सिस्टम। कोई रेगुलेशन सिस्टम कितना एक्यूरेट है, that leads to some residual change in the controlled variable, but to a lesser extent. So, reaching to a state of perfect harmony of physiological balance may not be attainable. ध्यान दीजिएगा, कोई भी होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं कुछ एरर जरूर रह जाता है। आर का मतलब क्या है, रेगुलेटरी फैक्टर क्या है, चेंज विद द रेगुलेशन। अगर रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑपरेट करा तो क्या बदलाव है, एंड चेंज विदाउट द रेगुलेशन, अगर वो मैकेनिज्म नहीं ऑपरेट करा तो क्या बदलाव है। आगे समझिए और बेहतर समझ आएगा। गेन, व्हाट इज गेन ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम, इस पे क्वेश्चन आ जाता है, न्यूमेरिकल इस पे आता है, एम्स की एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया। सुनो ध्यान से, द डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस with which a control system maintains constant condition is determined by the gain of the negative feedback. Say for example, अभी आपका ब्लड प्रेशर, मान लो मैं कहूं 100 mm मर्करी आपका बीपी है ना, और किसी कारण से आपका बीपी बढ़ जाता है। मैंने कहा जी तेज दौड़िए, आपका बीपी बढ़ेगा, आपका बीपी बढ़ गया और 175 हो गया। अब 175 हो गया, 100 से बढ़ के इस 175 को नीचे लाना पड़ेगा ना, नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। शरीर के बैरो रिसेप्टर्स इन सब चीजों को पता चलेगा, वो एक्टिवेट हो जाएंगे, वो कहेंगे भाई बीपी बढ़ा हुआ है, इसे वापस कंट्रोल करो। 100 से बढ़ के 175 हुआ, जब शरीर ने उसे कंट्रोल करने की कोशिश करी तो वो 175 से 100 तक नहीं आया, मान लो 120 तक आ गया, 175 से 120 तक आ गया। सो 175 से 120 तक आया, मतलब 50 mm मर्करी तक कंट्रोल हो गया। लेकिन अभी भी 20 तो बढ़ा हुआ है ना, वो एरर तो है ना, 100 से 20 का एरर है ना। तो वो जो एरर है, अब हम गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए, गेन इज इक्वल टू करेक्शन बाय एरर। गेन इज इक्वल टू जितना करेक्ट करा था, 100 था ब्लड प्रेशर, 100 से बढ़ के 175 हुआ, शरीर ने 175 से मान लीजिए 120 कर दिया, 50 का करेक्शन कर दिया, परंतु अभी भी 20 का तो अंतर है। सो 50/20 दैट विल बी व्हाट इज योर गेन। समझ आई बात? क्लियर है? शैल आई रिपीट? द डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस विद विच अ कंट्रोल सिस्टम मेंटेन्स, कितने बेहतर तरीके से वो सिस्टम काम कर रहा है टू मेंटेन द कांस्टेंट कंडीशन, इसे नापने के लिए आप कह दीजिए एक पैमाना है, दैट इज गेन। कंट्रोल सिस्टम इज नॉट 100% एफिशिएंट, थोड़ा एरर हमेशा रह जाएगा,
For example, let us assume a large volume of blood is transfused into a person whose baroreceptor pressure control system is not functioning. मान लीजिए एक इंसान में हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज करा और उस इंसान का बैरोरिसेप्टर प्रेशर कंट्रोल सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो क्या होगा? उसका आर्टीरियल प्रेशर राइज कर जाएगा नॉर्मल 100 से 175 तक। मान लीजिए ये था नॉर्मल, ये बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखो। 100 mm मर्करी से शूट अप कर गया उसका ब्लड प्रेशर 175 mm ऑफ मर्करी। इतनी बात समझ आई जी? हाँ, नॉर्मल बीपी सृष्टि 120 to 80 हम कहते हैं, इतना परफेक्टली 120 नहीं आता। हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं यहां पे कि भाई 100 है सृष्टि। इज इट क्लियर? नाउ अब हम एज्यूम करते हैं द सेम वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज इंजेक्टेड इनटू द सेम पर्सन व्हेन द बैरोरिसेप्टर सिस्टम इज फंक्शनिंग। जब उसका बैरोरिसेप्टर सिस्टम फंक्शन कर रहा है, इस समय क्या होगा? द प्रेशर इंक्रीजेस ओनली बाय 125 mm मर्करी। मतलब जो उसका 100 था प्रेशर, अब उसका सिस्टम काम कर रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, पहले नहीं ठीक ठाक था तो 175 हो गया। अब केवल 25 का एडिशन हुआ, मतलब 125 mm मर्करी बढ़ा है। ठीक है, जब सिस्टम ठीक नहीं था तो 175, जब ठीक है तो 125, मतलब सिस्टम ने कितने का उसको एक तरह से करेक्शन दे दिया है। ध्यान दीजिएगा, द फीडबैक कंट्रोल सिस्टम हैज कॉज्ड अ करेक्शन ऑफ 50 mm mercury from 175 mm mercury to 125 mm। 175 से 125 तक ले आया तो 50 का डिफरेंस आ गया। अगर 175 से 120 तक लाता तो 55 का डिफरेंस आता है ना। पीछे के एग्जांपल में शायद एक चीज यहां पे करेक्ट कर लीजिएगा, यहां पे हम 175 से 120 तक लेके आए ना तो 55 आएगा, प्लीज करेक्ट इट। या तो हम इसको 170 ले सकते हैं, एक एग्जांपल था ये। चलो वापस लौटते हैं। There remains an increase in pressure of plus 25 mm. This is what is called as the error. अब आपको बात समझ आ गई? कंट्रोल सिस्टम कितना भी इफेक्टिव हो जाए लेकिन 100% इफेक्टिव नहीं हो सकता। So in this example the correction is minus 50 mm mercury, क्योंकि 50 तक वो नीचे ले आया लेकिन अभी भी 25 का एरर बचा हुआ है। Therefore, the gain of the person's baroreceptor system for control of the arterial pressure is minus 50, जितना करेक्शन कर दिया और जितना एरर अभी बचा है, so the result will be -2. Is it clear? कौशिला, ठीक है जी। सबको ये गेन वाली बात समझ आ गई कि कितना करेक्शन हुआ और अभी कितना एरर बच गया है। गेन इज इक्वल टू करेक्शन डिवाइडेड बाय एरर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। रैपिड लॉस ऑफ 1 लीटर ऑफ ब्लड। मान लीजिए किसी का 1 लीटर खून लॉस हो गया। इट लीड्स टू अ डिक्रीज इन मीन ब्लड प्रेशर फ्रॉम द सेट पॉइंट ऑफ 100 to 75। चोट लगी, 1 लीटर खून बह गया, 100 से गिर के प्रेशर 75 तक आ गया। शरीर के जो मैकेनिज्म्स हैं ऑपरेट करेंगे, वो कहेंगे कि भाई जल्दी से ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करो। ठीक है, 100 से 100 था, ब्लड लॉस के कारण 100 से गिर के 75 तक आ गया, लेकिन शरीर के कंट्रोल मैकेनिज्म्स ने उसे नॉर्मलाइज करके 95 कर दिया, 95 कर दिया। ठीक है, लेकिन अभी भी 100 नहीं कर पाए। द करेक्शन देयरफॉर इज 20 तक का करेक्शन दे दिया। 75 में 20 जोड़ दीजिए, 20 का करेक्शन मिला, लेकिन एरर अभी भी 5 का बाकी है। सो करेक्शन डिवाइडेड बाय एरर विल बी what will be your gain of the system। क्लियर है जी इश्तियाक? राइट, चलो वेरी गुड। अब आप इधर देख लीजिए, उसी चीज को मैंने यहां पे ग्राफिकल वे में आपके सामने प्रेजेंट करा है। 100 था प्रेशर, 100 से गिर के 75 आया, मैकेनिज्म्स ने 95 तक उसे रेगुलेट कर दिया। ठीक है, करेक्शन कर दिया था कितने का? 20 का। एरर अभी भी बच गया है 5 का। सो 20 डिवाइडेड बाय 5, गेन इज इक्वल टू करेक्शन बाय एरर, यानी 4 का गेन है। ठीक है जी, राइट, क्लियर है, वंडरफुल। नाउ जो मैंने ब्लीडिंग वाला एग्जांपल लिया कि भाई 1 लीटर खून जो है वो बह गया है और कैसे नॉर्मलाइज होगा, लेकिन अगर 2 लीटर खून बह जाता, किसी इंसान का 2 लीटर खून अगर बह गया है, ब्लीडिंग इतनी ज्यादा है तो भैया मृत्यु को ही प्राप्ति होगी।
Recovery of the heart pumping caused by negative feedback after 1 liter of blood is removed from the circulation. 1 liter of blood गया तो काम मेंटेन हो जाएगा. Death is caused by the positive feedback when 2 liter or more of the blood is removed. अगर 2 लीटर या उससे ज्यादा रिमूव कर दिया गया तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी. कोरोनरी आर्टरीज की तरफ ब्लड जाना कम हो जाएगा. कोरोनरी आर्टरीज हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है. हार्ट के मसल्स वीक होंगे, हार्ट ब्लड पंप करना ही बंद कर देगा एंड द पर्सन विल डाई. Higher the gain, higher is the ratio of correction to remaining error and the better is the control system. ये बड़ी बात ध्यान से पढ़ने वाली है. जितना ज्यादा गेन होगा, गेन वाली वैल्यू जितनी ज्यादा है, हायर इज द गेन, द हायर इज द रेशियो ऑफ करेक्शन टू रिमेनिंग एरर. है ना, मान लो जी 50 का करेक्शन कर दिया, 1 का नहीं करा तो गेन की वैल्यू 50 आ गई, तो उसका मतलब बहुत बेहतर हुआ ये काम. द बेटर इज द कंट्रोल सिस्टम एट रिस्टोरिंग द सिस्टम बैक टू द सेट पॉइंट. तो गेन ज्यादा हो तो सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट है. कई फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऐसे हैं जिसमें गेन बहुत ही बेटर होता है. गेन ऑफ सम अदर फिजियोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम्स आर मच ग्रेटर देन दैट ऑफ द बैरोरिसेप्टर सिस्टम. बैरोरिसेप्टर सिस्टम का गेन उतना बेहतर नहीं है. बट अगर हम बॉडी टेम्परेचर वाले मैकेनिज्म की बात करें, gain of the system controlling internal body temperature when a person is exposed to moderately cold weather is about -33, right? तो ये बेहतर है. अब गेन कैलकुलेट करने के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स, एक एग्जांपल देख लीजिए. दिस इज इंपॉर्टेंट, यही क्वेश्चंस एमबीबीएस में पूछे जाएंगे. The systolic blood pressure in a subject is 120 mm of mercury under physiological conditions. मान लीजिए मेरा ब्लड प्रेशर 120 mm मर्करी है. The BP becomes 100 mm with regulation and 60 mm without regulation. ठीक है जी. अगर रेगुलेटरी मैकेनिज्म चल रहा है तो BP 100 है, मेंटेन हुआ, with regulation and 60 without regulation. How will you calculate the gain? यहां पे एरर कितने का आ रहा है जी? 20. 100 तक रेगुलेशन उसे ला सकता है, लेकिन अभी भी 20 का डिफरेंस है. लेकिन अगर मैकेनिज्म नहीं है तो वो 60 तक आ सकता है. तो 60 से 120 तक आने में अंतर कितने का है जी? 40 का. करेक्शन इज 40, एरर 20. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट दिस. इज इट क्लियर जी? राइट. तो ये कुछ और एग्जांपल्स हैं टेम्परेचर को लेके. अ कोल्ड एक्सपोजर विच इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग बॉडी टेम्परेचर डाउन टू 20 डिग्री. अगर कोल्ड में एक्सपोज किया गया और तापमान 20 डिग्री तक आ सकता है, एक्चुअली इट इज एबल टू ब्रिंग डाउन टू 36.5 डिग्री. तो मतलब बड़ा ही एफिशिएंट रहा है मैकेनिज्म. द ऑब्जर्व्ड चेंज इज ओनली 0.5. द एक्सपेक्टेड चेंज विदाउट रेगुलेशन 17 डिग्री. अगर रेगुलेशन नहीं हो पाता तो 17 डिग्री था. क्लियर है जी? सो यहां पे हम गेन कैलकुलेट कैसे कर लेंगे? 16.5 डिवाइडेड बाय 0.5 विच इज इक्वल टू 33. प्रवीण, क्लियर हो गया? नाउ a patient got his BP reduced by 10 mm mercury when he stood up. मान लो नॉर्मल था, जैसे एकदम से खड़ा हुआ 10 mm मर्करी बीपी उसका नॉर्मल से कितना हो गया? रिड्यूस हो गया. एंड ही रीगेन ओनली 8 mm ऑफ मर्करी. व्हाट इज द गेन? और रीगेन केवल वो 8 कर पाया. करेक्शन हियर इज +8 एंड द एरर इज -2. सो +8 डिवाइडेड बाय -2 दैट इज -4. राइट. नाउ there are certain internal factors also which affect your homeostasis. Genetics से homeostasis प्रभावित होता है. Genetic predisposition leads to development of certain genetic disorders. अगर genetically कोई predisposed है किसी भी particular disorder के लिए तो वहां पे equilibrium disturb होगा. External factors भी हैं जो equilibrium को homeostasis को प्रभावित करते हैं. लाइफस्टाइल में आप मॉडिफिकेशन कर लीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कीजिए. दैट इज गोइंग टू हेल्प यू टू मेंटेन योर होम्योस्टेसिस. है ना. डाइट विच इज डिवॉइड ऑफ आयरन, अगर आपने आयरन नहीं लिया ऑफ कोर्स इट विल लीड टू एनीमिया. और बैलेंस डाइट लेंगे विद आयरन तो एनीमिया नहीं होगा. तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो होम्योस्टेसिस को प्रभावित करते हैं. रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज इज गोइंग टू इंप्रूव योर मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग, इंक्रीजेस द मस्कुलर मास, स्टेबिलिटी, एबिलिटी ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम टू डिलीवर ऑक्सीजन टू द टिश्यूज. सो होम्योस्टेसिस को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स एक्सटर्नल भी हैं, होम्योस्टेसिस को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स एक्सटर्नल भी हैं. इंटरनल में हो गए जेनेटिक्स, एक्सटर्नल में डाइट, एक्सरसाइज, ये सब चीजें आ जाएंगी. Now let's see what kind of questions you get in your MBBS exams. Exam oriented question.
ऐसे टाइप होते हैं, जैसे डिफाइन होम्योस्टेसिस and list the various body systems which are involved in homeostasis: digestive, respiratory, circulatory, excretory, skeletal, muscular. रिप्रोडक्टिव का उतना ज्यादा रोल नहीं है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि वहां से सेक्स हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, नर्वस और एंडोक्राइन का सबसे ज्यादा है. सो द वेरियस सिस्टम्स विच आर इन्वॉल्व इन होम्योस्टेसिस मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस करे थे. डिस्कस पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स विद एग्जांपल्स, वो भी हमने कर लिया. शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन आते हैं. डिस्क्राइब पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म गिविंग 2 एग्जांपल्स. पॉजिटिव फीडबैक की 2 एग्जांपल्स, क्या मैंने तो बहुत सारी एग्जांपल बताई हैं. ब्लड क्लॉटिंग हो गया, एलएच सर्ज हो गया, पार्चुरेशन हो गया, लैक्टेशन रिफ्लेक्स हो गया, है ना. देन डिस्क्राइब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म गिविंग 2 एग्जांपल्स. थर्मोरेगुलेशन का, इंसुलिन मीडिएटेड ब्लड ग्लूकोज के कंट्रोल का, पिट्यूटरी के हार्मोन्स वाला, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तो कैसे वो डिक्रीज होगा, वो नेगेटिव फीडबैक में पढ़ा. आर्टीरियल ब्लड प्रेशर पढ़ा, बैरो रिफ्लेक्स उसे कैसे डाउन करता है. सो दिस आल्सो वी हैव डिस्कस्ड. अब आप देख लो, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के एग्जाम की तैयारी भी होगी आपके साथ के साथ, राइट. ऐसे ही वंडरफुल लेक्चर्स और आगे आते रहेंगे. ये एक एमसीक्यू है, ये आप खुद सॉल्व कीजिएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट फीडबैक गेन, राइट. मैंने अपने ये नोट्स अलग अलग बुक्स में से आपके लिए तैयार करे हैं, वेरियस फॉरेन ऑथर बुक्स. अच्छा, एमबीबीएस फिजियोलॉजी के लिए बुक्स कौन सी पढ़नी है उसका भी एक कंप्लीट वीडियो है चैनल पे, आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, राइट. सो मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर अब आपसे विदा लेता हूं. ऐसे ही और बेहतरीन लेक्चर्स लेके आता रहूंगा, फिजियोलॉजी के, एनाटॉमी के, न्यूरो एनाटॉमी के, बायोकेमिस्ट्री के, एम्ब्रियोलॉजी के, हिस्टोलॉजी के. सोशल मीडिया पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं. व्हाट्सएप पे एमबीबीएस स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स का, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं. सारा स्टडी मटेरियल वहां पे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा. ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जी आपके सामने, ठीक है जी. जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं करा था ना वीडियो, एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा. चलिए अब आपसे विदा लेते हैं. नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड. पढ़ते रहिए, खुश रहिए और बेहतरीन डॉक्टर बनिए.